Hello students of class 7. Now let's move on to part number 2 of our chapter, the Great Mughals. इसमें बेटा हमने फर्स्ट पार्ट में मुगल्स की जो स्टोरी थी वो बाबर से स्टार्ट की थी। 1526 से 1530 बाबर का टाइम पीरियड था। ठीक है, बाबर वो राजा था जिसने मुगल की जो स्थापना थी, इंट्रोडक्शन था, वो इंडिया में करवाया। नाउ सेकंड इज हुमायूं। देखिए मैंने पहले ही बताया था, फर्स्ट पार्ट हम एंड कर रहे थे कि हुमायूं का टाइम पीरियड काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है इंडियन हिस्ट्री में, क्योंकि आप इसके ब्रैकेट में देखिए 1530 टू 1540 एंड 1555 टू 1556, यानी कि पहले 10 साल, फिर गैप आ रहा है बीच में 15 ईयर्स का, है ना, 1540 से 1555 का गैप है, फिर 1 साल और। तो बात यह है कि ये गैप क्यों आ रहा है ना, और हुमायूं इस गैप के बीच में कहाँ था, क्या वो इंडिया का एम्परर नहीं था उस समय पे, तो ये पता लगेगा। देखिए तो बात करते हैं, तो बाबर्स एल्डेस्ट सन हुमायूं बिकेम द किंग आफ्टर हिज डेथ, है ना, बाबर की डेथ के बाद उसका बड़ा बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठता है। लेकिन हुमायूं एक काफ़ी अच्छा शासक है, तो बाकी भाइयों को भी अपने ऐसे नहीं छोड़ता, उनको भी छोटे छोटे प्रोविंस देता है। प्रोविंस मतलब कि स्टेट देता है रूल करने के लिए अपने भाइयों को भी। ठीक है, उसके बाद हुमायूं गुजरात और मालवा को जीतता है। देखिए जब भी गुजरात तो चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज भी एक स्टेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। गुजरात कौन सी जगह है आपको पता है, मालवा आता है ना, मालवा को आप ले सकते हैं मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो अराउंड रीजन था वो पूरा मालवा कहलाता था पुराने टाइम पे, है ना। मालवा का प्लेट्यू है वो, आज भी आप मैप पे देखेंगे, फिजिकल मैप पे, तो मालवा प्लेट्यू लिखा आएगा। तो मध्य प्रदेश नाम नहीं था, पहले मालवा ही नाम था उस जगह का। ठीक है, इसमें सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं है, आपका राजस्थान का जो झालावाड़ वाला पार्ट है जो मध्य प्रदेश से बॉर्डर टच करता है, ये भी इसी में इंक्लूड था। तो मालवा जब भी आता है तो आपके माइंड में एमपी आ जाना चाहिए, लिखना नहीं है मालवा को एमपी, है ना, लेकिन हाँ मालवा का रीजन अगर आपको याद रखना है माइंड में, तो मालवा मतलब एमपी है। उसके बाद गुजरात मालवा जीतने के बाद एक प्रॉब्लम हो गई इसकी लाइफ में, बढ़िया चल रहा था सब 1530 से 1540 तक, लेकिन 1539 में एक राजा आया, बहुत शक्तिशाली, नाम भी आपने सुना होगा, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी के साथ 2 बैटल लड़े हुमायूं ने। एक तो बैटल था चौसा का, है ना, चौसा बिहार में पड़ता था उस समय, एक चौसा की बैटल थी, एक कन्नौज की थी। तो शेरशाह सूरी के साथ हुमायूं ने 2 बैटल लड़े, बैटल ऑफ चौसा एंड बैटल ऑफ कन्नौज। ये 1539 में हुई थी, ये 1540 में हुई थी। इन दोनों बैटल में हुमायूं हार गया, है ना, और शेरशाह सूरी दिल्ली के तख्त पर बैठ गया, दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया, और मुगल डायनेस्टी को उसने टेम्परेरली एंड कर दिया है। हालांकि उसको पता नहीं है अभी शेरशाह सूरी को लग रहा है कि अब सूरी डायनेस्टी, शेरशाह सूरी के नाम से इस डायनेस्टी का नाम सूरी डायनेस्टी था, तो सूरी डायनेस्टी अब इंडिया पे राज करेगी सालों तक, ऐसा शेरशाह सूरी को लगता था कि हुमायूं को मैंने हरा ही दिया है और यहाँ से निकाल के भेज ही दिया है, तो मुगल डायनेस्टी अब भारत में खत्म हो गई, बाबर हुमायूं बस खत्म, है ना, क्योंकि अब तो सूरी डायनेस्टी आ गई। लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा, है ना, क्योंकि अभी इसलिए बुक में भी लिख रहा है टेम्परेरली मतलब कुछ ही समय के लिए मुगल डायनेस्टी अपनी गद्दी से हटी है। अब कैसे वापस आएगी आपको देखना है। हुमायूं हैड टू स्पेंड नियरली 15 ईयर्स इन एग्जाइल इन पर्शिया। इसको है ना एग्जाइल, एक तरीके से शेरशाह सूरी ने जिंदा तो छोड़ दिया, है ना, कि चलो ठीक है मैं तुम्हारी जान नहीं ले रहा, लेकिन तुम भारत में नहीं रहोगे, तुम यहाँ से बाहर निकल जाओगे, अपने सारा जो सिंहासन है, अपनी आर्मी, अपने बीवी बच्चे सबको लेके पर्शिया चले जाओ, ईरान, और वहीं पे रहोगे, मेरे सिंहासन में कभी भी टांग नहीं अड़ाओगे। शेरशाह सूरी ने इस शर्त पर हुमायूं को जिंदा छोड़ दिया। शेरशाह सक्सेसर वर वीक एंड इनएफिशिएंट। अब देखिए बात क्या है, लेकिन यहाँ पे शेरशाह सूरी की सबसे बड़ी गलती भी साबित हुई। हुमायूं हमेशा ही तैयारी करता रहा कि कैसे वो दिल्ली के सिंहासन पर वापस बैठे, है ना, कैसे वो भारत पे वापस भारत का राजा बने, है ना, एक तरह से हम सीधे से बोलें कि एम्परर बने इंडिया का, शेरशाह सूरी को हटा के। लेकिन शेरशाह सूरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रूलर है ना, नाम शेरशाह सूरी है, शेर के नाम से इनका नाम पड़ा है। ठीक है, काफ़ी बहादुर है, कोई युद्ध कभी हारने वालों में से नहीं, शक्तिशाली, दिमाग से भी हाथ से भी हर तरीके से युद्ध हरा सकते थे। तो शेरशाह सूरी के सामने हुमायूं नहीं टिक पाया, क्योंकि 2 युद्ध तो पहले हार चुके थे, चौसा के और कन्नौज के। तो हुमायूं ने कभी कोशिश भी नहीं करी कि जब शेरशाह सूरी राजा है वो हमला करे। हुमायूं तैयारी कर रहे थे पूरी तरीके से, अपने आर्मी को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, बाकी राजाओं का सपोर्ट ले रहे थे, और दूसरी तरफ इसका भी इंतजार कर रहे थे कि कब शेरशाह सूरी अपनी गद्दी से हटे। ठीक है, चलिए ये सब चल रहा है। 15 साल बाद, है ना, वो दिन आता है जब शेरशाह सूरी की डेथ होती है 1555 में, 1540 से 1555, 1540 से 1555, 15 ईयर्स तक लगभग शेरशाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर बैठे।
1555 में शेरशाह सूरी की जो डेथ है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इन दोनों की डेथ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हुमायूं की भी और शेरशाह सूरी की भी। शेरशाह सूरी एक युद्ध लड़ने गए, काफ़ी शक्तिशाली थे, किसी की हिम्मत नहीं थी इन्हें हराने की या इन्हें मार दे किसी ना किसी तरीके से, तो ये खुद के लिए मौत का कारण बने। शेरशाह सूरी ने एक बम फेंका, ठीक है, या इनकी आर्मी ने बम फेंका, वो बम इनकी ही आर्मी पर गिर गया, ठीक है, और शेरशाह सूरी की उसमें डेथ हो गई, ठीक है। एक गन पाउडर एक्सप्लोजन हुआ, देखिए नट्स एंड बोल्ट्स में भी लिख रहा है थर्ड लाइन में, ही डाइड इन एन एक्सीडेंटल एक्सप्लोजन ऑफ गन पाउडर इन 1545, नहीं 45 गलत लिखा हुआ है ना, 1555 आएगा ये। 1555 में एक एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है, और उस एक्सप्लोजन में शेरशाह सूरी की डेथ हो गई। गन पाउडर का एक्सप्लोजन हुआ, एक्सीडेंटल है, एक्सीडेंटल मतलब कि फेंकना किसी और के ऊपर था बम और खुद की आर्मी पे ही गिर गया है ना, और शेरशाह सूरी की डेथ हो गई। जैसे ही शेरशाह सूरी की डेथ हुई, हुमायूं को मौका मिल गया वापस दिल्ली के तख्त पे बैठने का, तो इन 1555 ही रिकैप्चर्ड दिल्ली एंड आगरा, दिल्ली और आगरा पे कब्जा किया, और हुमायूं फिर से अब दिल्ली के राजा या भारत के एम्परर कहलाएंगे, मुगल एम्परर कहलाएंगे। लेकिन हुमायूं की किस्मत ही बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं निकली। 1555 में हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं और उसी के एक साल बाद 1556 में इनका शौक इनको मार देता है। शौक मतलब कि कोई बुरा शौक नहीं था, बहुत अच्छा शौक था किताबें पढ़ने का, ठीक है, किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। नॉवल, खुद की एक लाइब्रेरी बना रखी थी दीन पनाह नाम से, हालांकि बुक में ये सब बातें नहीं हैं। दीन पनाह नाम से एक लाइब्रेरी थी दिल्ली में, ठीक है, तो खुद की लाइब्रेरी थी, पर्सनल लाइब्रेरी थी, उसमें खूब सारी किताबें थी, दिन भर उसको बैठ के पढ़ते थे। किताबें पढ़ने का, नॉवेल्स पढ़ने का बहुत शौक था इनको, स्टोरीज पढ़ने का। तो इतने खो गए पढ़ने में कि एक दिन सीढ़ियों से उतरते हुए किताब पढ़ते हुए आ रहे थे और पैर फिसला और सर के बल गिर गए और वहीं पर डेथ हो गई, ठीक है। तो एक राजा ऐसे ही मर सकता है, कोई युद्ध से नहीं, कोई तलवार से नहीं, एक किताब ने हुमायूं को मार दिया, ठीक है। बुक पढ़ते हुए आ रहे थे, ध्यान सीढ़ियों पे नहीं था, बुक में था पूरी तरीके से, पैर फिसला और गिर के दीन पनाह अपनी लाइब्रेरी में इनकी डेथ हो गई, ठीक है। इसमें लिखा हुआ भी है, बट द वेरी नेक्स्ट ईयर ही डाइड एज अ रिजल्ट ऑफ द फॉल फ्रॉम द स्टेयर्स इन हिज बिल्डिंग, खुद की बिल्डिंग से सीढ़ियों से फिसल कर इनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो ये हुमायूं का समय था, जिसके बीच में हमने शेरशाह सूरी का टाइम भी पढ़ा, 15 ईयर्स का, सूरी डायनेस्टी का। लेकिन शेरशाह सूरी के बाद दिल्ली के तख्त पर सूरी डायनेस्टी का कोई जितने भी रूलर थे वो वीक थे, ठीक है, इनएफिशिएंट थे। तो हुमायूं को मौका मिला वापस एंट्री करने का, नहीं तो क्या होता, शेरशाह सूरी की डेथ के बाद उसका बेटा बैठता या कोई और राजा बनता सूरी डायनेस्टी का। लेकिन शेरशाह सूरी के बाद वीक रूलर आने लग गए, कमजोर शासक आने लगे जो राजा बनने के लायक ही नहीं थे, तो हुमायूं ने वापस एंट्री कर ली, ठीक है। तो हुमायूं 1550 तो इनकी डेथ हो गई, ठीक है, हुमायूं की 1556 में। उसके बाद आएंगे अकबर, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अकबर। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट मुगल एम्परर अकबर, है ना। हमने बाबर, हुमायूं और बीच में शेरशाह सूरी की स्टोरी के बाद अब नेक्स्ट हम आ गए अकबर पे। वेरी इंपॉर्टेंट मुगल रूलर, है ना, काफ़ी नाम इनका रहा मुगल डायनेस्टी में। जब हम बात करते हैं पूरी मुगल डायनेस्टी की, तो अकबर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द मुगल डायनेस्टी इन इंडिया। नो, अकबर का मेन ये था कि अकबर का जन्म हुआ हुमायूं से, है ना, हुमायूं के बेटे थे अकबर, और ये जन्म उनका होता है उस समय पे जब वो एग्जाइल में रहते हैं, जब शेरशाह सूरी उन्हें इंडिया से हराकर, चौसा और कन्नौज की बैटल में हराकर पर्शिया भेज देते हैं, तब अकबर का जन्म अमरकोट में होता है, ठीक है, उस समय पे 1542 में, ठीक है। अकबर के साथ ये स्टोरी रही कि अकबर के पिताजी थे हुमायूं, उनका ट्रांसफ़र होता रहा बार बार, है ना। ट्रांसफ़र कैसे, वो क्या बोलते हैं, पहले दिल्ली के राजा रहे, फिर पर्शिया भेज दे गए, फिर वापस दिल्ली आ गए, तो इस वजह से अकबर को किसी स्कूल में डाल नहीं पाए। तो अकबर, आपको ये बात ध्यान रखनी है, हालांकि कभी लिखना नहीं है अगर अकबर के बारे में ये आता है, तो अकबर पढ़ लिख नहीं सकते थे, अकबर एक अनपढ़ शासक थे, ठीक है। यहाँ ये अनपढ़ लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग ये समझते हैं कि अगर आप पढ़ेंगे लिखेंगे तभी एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, तो उसका भ्रम निकालने के लिए ज़रूरी है। अकबर एक बहुत अच्छे रूलर थे, है ना, बहुत अच्छे राजा बने, लोगों के लिए चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, है ना, सबके त्यौहार वो मनाते थे, सबकी इज्जत करते थे, अपने दरबारियों की, अपनी जनता की, जितने भी थे सबकी इज्जत वो करते थे अकबर। लेकिन कब, जब वो पढ़े लिखे नहीं थे, जब मात्र 13 साल की उम्र में, 13 ईयर्स की एज में अकबर गद्दी पर बैठ गए थे, ठीक है, पिता की जल्दी डेथ होने के कारण।
क्योंकि 1542 में हुए और 1556 में पिता की डेथ हो गई, तो लगभग 13 ईयर्स के अकबर थे अब गद्दी पर बैठे। इतने छोटे बच्चे को राजा बना नहीं सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। इसलिए जब तक अकबर 18 साल के नहीं हो गए, बैरम खान ने दिल्ली की गद्दी संभाली। बैरम खान को अकबर का गार्जियन बोलते हैं, फादर थे नहीं, तो उनका ध्यान रखना, गद्दी का ध्यान रखना, दिल्ली को संभालना बैरम खान के कंट्रोल में था सब। तो अकबर जब तक एडल्ट नहीं बने, राजा नहीं बने, बैरम खान ने दिल्ली की गद्दी को संभाला। उसके बाद अकबर गद्दी पर बैठे। अकबर ने आते ही हेमू नाम के राजा को, है ना, जो कि शेरशाह सूरी का डिसेंडेंट था, उसे सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में हरा दिया। ठीक है, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में अकबर ने हेमू को हराया। उसके बाद 1560 में, आप देखिए ध्यान रखना है आपको, 1560 में अकबर ने दिल्ली का कंप्लीट चार्ज ले लिया। ठीक है, कंप्लीट चार्ज ले लिया, यानी कि बैरम खान ने दिल्ली की गद्दी किसको सौंप दी? अकबर को सौंप दी, क्योंकि अकबर अब 18 ईयर्स के हो गए थे। ठीक है, अकबर ने अपनी कैपिटल को आगरा शिफ्ट किया। ठीक है, दिल्ली से आगरा लेके आए अपनी कैपिटल को। अकबर के बारे में बहुत बड़ा टॉपिक है, आपको बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन देखिए दो नाम यहाँ पे आएंगे जिन्होंने अकबर के दरबार में रहते थे और अकबर को एक बहुत अच्छा राजा मानते थे। उन्होंने अकबर के बारे में कुछ बुक्स लिखी। एक है अबुल फजल, है ना, अबुल फजल, जिन्होंने बुक लिखी अकबरनामा। अकबर की बायोग्राफी है ये, मैं ऑटोबायोग्राफी नहीं बोलूँगा, ये अकबर ने खुद ने नहीं लिखी। अबुल फजल नाम है, अकबरनामा। और एक और बुक है, इसको लिखते नहीं है, बड़ा सिंपल सा नाम है, याद हो जाएगा। जो कॉन्केस्ट वाला टॉपिक है उससे एक लाइन पहले बंदायनू ने लिखी मुंतखाब उल तवारीख। ठीक है, एक उर्दू बुक थी, है ना, सिंपल सा नेम है, हो गया लर्न। बंदायनू ने लिखी है, क्या नाम है? मुंतखाब उल तवारीख। ये नाम दो बुक्स लिखी गई हैं जो अकबर की स्टोरीज को बताती हैं। अच्छा, जो ये बुक है अकबरनामा, इसका थर्ड पार्ट जो था वो आया था आइन ए अकबरी के नाम से। इसमें भी देखिए लिखा हुआ है अबुल फजल रोड द अकबरनामा द ऑफिशियल अकाउंट ऑफ अकबरीन इन 3 वॉल्यूम्स। उसने 3 बुक्स निकाली थी इसकी, और जो इसका थर्ड वॉल्यूम था उसका नाम था आइन ए अकबरी विच ऑफर ग्रेट डिटेल्स अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें ये बताया गया कि अकबर अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, दिल्ली को कैसे चलाता था, है ना, पूरी तरीके से बताई गई है। अकबर की पूरी लाइफ बताई गई है अकबरनामा में, जो अबुल फजल ने लिखी है। और इधर तो मैंने लिखा नहीं है, बंदायनू ने लिखी है मुंतखाब उल तवारीख। ठीक है, ये 2 बुक्स लिए गई जो अकबर की लाइफ को शो करती थी। ठीक है, लिख भी देते हैं इसको, अगर आप लोगों के बुक अभी नहीं है तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ताकि बंदायनू मुंतखाब उल तवारीख। तो बंदायनू की बुक है मुंतखाब उल तवारीख, है ना, और अबुल फजल की बुक है अकबरनामा। ये 2 बुक्स ग्रेटली डिस्क्राइब करती है अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन को। एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। 13 ईयर्स की उम्र में अकबर राजा बनता है। उस समय वो राजा बनने की पोजीशन में नहीं है, एज नहीं है, तो बैरम खान गद्दी को संभालते हैं। कंप्लीट चार्ज कब लेते हैं अकबर? 1560 में। और ये 2 बुक्स आपको याद रखनी है। अकबर एक हुमायूं के बेटे हैं और एक अभी पढ़े लिखे शासक नहीं हैं, लेकिन आप पढ़ेंगे कैसे इन्होंने, आप उनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन है ना, वो पढ़े लिखे नहीं है तो क्या हुआ, है ना। तो आप ये पढ़ेंगे कैसे उन्होंने कितने सारे युद्ध जीते, कैसे हर रिलीजन को उन्होंने रिस्पेक्ट दी, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और कैसे अपनी प्रजा का, अपने जो लोगों का ध्यान अकबर रखा करते थे। कितने एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर वो थे। ठीक है, क्योंकि अकबर का टॉपिक पढ़ा है, अभी सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन करा है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 में हम आगे पढ़ेंगे कॉन्क्वेस्ट, पेज नंबर 133 में जो ये है। आप लोगों का होमवर्क रहेगा, जैसे पहले रहा था, हमने बाबर पढ़ा था, तो आपने बाबर को कंप्लीट करा, उसको रीड करा। अब हुमायूं एंड अकबर का जो इंट्रोडक्शन है, इतना टॉपिक आपको बुक से रीड करके रखना है, तभी क्लियर अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की बनेगी, जो मैंने बोर्ड पे लिखा है उसकी। सो होपफुली आप लोगों को ये पूरा अंडरस्टैंड होगा पार्ट नंबर 2। थैंक यू।